अब मैं अपने अगले अतिथि वक्ता को आमंत्रित कर रही हूँ, प्रोफेसर पीके पुरोहित जी को, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखती हूँ। अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं और वर्तमान में डीन विज्ञान संकाय एवं डीन कॉर्पोरेट एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में कार्यरत हैं। बहुत लंबा परिचय, जिसको मैं भी अपने ऊपर अमल करते हुए संक्षिप्त कर रही हूँ, और एक पर्यावरण के विद के रूप में ही मैं सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, आपके सामने मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मेरे व्याख्यान, आप सभी को नमस्कार। मेरे व्याख्यान की भूमिका आदरणीय सिंह सर ने काफ़ी रख दी है। और यदि मैं ये कहूँ कि दुनिया की जितनी भी आज की डेट में समस्याएं हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी समस्याएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मॉडल पर यदि हम जाएं तो उस मॉडल को समझें और उसको लागू करने का प्रयास करें तो दुनिया की वैश्विक बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें अपने आप मिल जाएगा। मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर इस ऑडिटोरियम के बाहर एक ऐसी जगह ले चलना चाहता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉल्यूशन फ्री लेबोरेटरी है। 2003 में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और एंटार्क्टिक का जो हमारा वैज्ञानिक मिशन था, उस मिशन में एक एज ए साइंटिस्ट मैंने काम किया था और वहाँ लगभग 6 महीने रह के मैंने अपने रिसर्च कार्य को अंजाम दिया था। आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर -89 तक जाता हो, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान चलते हों, लगातार बहुत सारे आइसबर्ग टूटते हों। हम सभी ने टाइटैनिक मूवी देखी है, जहाँ पर क्रेवासिस आते हों, अचानक आइस फट जाए और उसकी गहराई 4 किलोमीटर तक हो सकती है, तो क्या स्थिति होगी और उन परिस्थितियों में वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो चुनौतियां इस शताब्दी की हैं, वो हमारा पर्यावरण प्रदूषण एक है। इसमें हम ओजोन डिप्लेशन को ले लें, हम ग्लोबल वार्मिंग को ले लें। आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं भी कि दिल्ली में 506 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हर सिटी में जब आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको, स्टेशन पे आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, संजय आगे स्लाइड्स को लें, इसको फिर अपन बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हिंदी को किस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं, और मैं एक वैज्ञानिक के साथ साथ हिंदी में मैंने किताबें लिखी, हिंदी में लोगों को मोटिवेट किया कि वो विज्ञान समझें। हम संजय अगले ले लें, आप अगली स्लाइड पर आ जाएं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में शिक्षा का एक प्रावधान किया है, क्योंकि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ पर हिंदी में किताबें लिखने का काम, चाहे मेडिकल की बात करें चाहे इंजीनियरिंग का, हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आता हूँ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्योंकि जो हमारी भाषा है, जो बच्चे की मातृभाषा जो अपनी माँ से सीखता है, पितृभाषा नहीं सुना होगा आपने, अधिकतर समय जो छोटा बच्चा होता है अपनी माँ के साथ होता है, और मातृभाषा में जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, उसमें सीधे एक्सेप्ट करता है। किसी दूसरी भाषा में यदि वो पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसके ब्रेन को ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आप देखिए, ये स्थिति है कि हो सकता है 20 साल के बाद कभी विश्व हिंदी परिषद के सम्मेलन में हम मिलें तो प्रोफेसर सिंह सर को या मुझे अपनी आइडेंटिटी के लिए इस तरह से फोटोग्राफ्स लटकाना पड़े, और हम लोग इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कवर होंगे कि शायद हम सांस लेना भी मुश्किल होगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें लेके चलना पड़ेगा। आज भी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई सिटीज़ में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टच कर रहा है। आगे संजय ले लें आप इसको। ये एंटार्क्टिक पे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग दुनिया के उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पर अनिश्चितताओं का महाद्वीप होता है, जहाँ जाने वाले की गारंटी नहीं होती कि वो बच के आ पाएगा और अपने एक हेल्थ के हिसाब से प्रॉपर तरीके से वो वापस आएगा। तो अब बिना विलंब के मैं लेके चलता हूँ। आप कुछ एक स्लाइड को पढ़ने का कोशिश करें कि दुनिया का सबसे भयावह मौसम, बर्फीले तूफानों का घर, पेंगुइन की भूमि, मध्यरात्रि का सूर्य, धड़कता महाद्वीप, और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, जहां पर जाकर वैज्ञानिक कार्य करना तूफानी चक्रवातों में दीप जलाने जैसा दुष्कर कार्य। आपने, सर ने अभी बात की कि ओजोन डिप्लेशन एंटार्क्टिक में ही डिटेक्ट हुआ था, और आज की डेट का जो एक और बड़ा इश्यू हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। इनके लिए हम क्या करें, वो कॉन्टिनेंट इन चीज़ों से कैसे रिलेवेंट है। वहाँ पर आइस की थिकनेस जो है 5 किलोमीटर आइस की थिकनेस है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया और चाइना को यदि हम मिला दें तो उससे भी बड़ा एक आइस मास है, और वो 97.6% आइस 14 मिलियन स्क्वायर की यदि पिघल जाए तो कई कंट्रीज के सामने ये चैलेंज है कि पानी में चली जाएंगे, बहुत सारी सिटीज चली जाएंगी। हम किस तरह से मॉनिटर करें, और वो टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है।
जिन ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उनको हम कैसे कम करें। दीनदयाल उपाध्याय के प्रकृति के लिए दिए गए मॉडल देखें, हम स्वदेशी का मॉडल देखें, प्राकृतिक खेती का मॉडल देखें, सस्टेनेबल विलेजेस का मॉडल देखें। 5वें नंबर पे देखिए आप, अंटार्कटिक एक महाद्वीप है, 1,40,00,000 जिसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यदि ये पिघल जाएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से जब हम अभियान पे जाते हैं तो जो साइंटिस्ट जाते हैं, हम लोग केपटाउन से गए थे, आइस कटर या आइस ब्रेकर शिप लेके जाना होता है, 2 डॉक्टर आपके साथ होते हैं, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हमारे कई भारतीय वैज्ञानिकों की जान भी वहाँ गई है, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मुझे लगता है सबसे बड़ा होता है। और आपके साथ यदि कुछ इस तरह की घटना भी होती है तो देश के लिए वो भी गौरव की बात है हमारे लिए। यदि अपन देखें इसमें तो पृथ्वी के 10वें हिस्से के बराबर ये महाद्वीप है। और आगे चलते हैं हम इसमें तो बर्फ की मोटाई 4.91 किलोमीटर है, और ये आइस कभी क्रैक हो तो सोचिए आपकी आदमी कहाँ तक जा सकता है। -89.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्डेड। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक टीम आगे बढ़ती है, स्पेशली डिजाइन शिप होते हैं, तो इस तरह के आइसबर्ग बहुत सारे रास्ते में और आपको मिलेंगे और वहां से आपको जाना पड़ता है। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आइसबर्ग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 10% पोर्शन ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। तो ये शोध की अपार संभावना का महाद्वीप है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए हम इसको स्वर्ग मानते हैं। यदि वो अपने रिसर्च को कंप्लीट करके वापस आते हैं, वहाँ जाके 6 मंथ मैंने काम किया और बहुत सारे अच्छे पेपर्स हम लोगों ने इस पे लिखे। लगभग 6 महीने की रात होती है, लगभग 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। चूंकि ये साउथ पोल है, मैं थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए तेजी से चल रहा हूँ। वहाँ का समर होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उसके बाद का जो टाइम है पूरा विंटर नाइट होती है। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं और सबसे बड़ा जो आइसबर्ग वहाँ का टूटा है 335 किलोमीटर लेंथ और 100 किलोमीटर विड्थ का था। वो लगातार 12 साल तक समुद्र में तैरता रहा, उसके बाद जाके डिसॉल्व हुआ। यदि आप ये देखें, हम लोगों का ये शिप जर्मनी का शिप था, मैग्डेलिना ओल्डेनड्रॉफ, और इस तरह से आइस को कट करके आप आगे जाते हैं। और शिप की जर्नी जिन्होंने की होगी तो सी सिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। करीब 8 से 10 दिन, हम लोगों को 1 महीना लगा था केपटाउन से अंटार्कटिक सर्किल तक पहुंचने के लिए। तो शिप की स्थिति इस तरह से होती है, 40 डिग्री लेटीट्यूड के बाद जाते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। हमारे साथ दुर्भाग्य था कि हमारे डॉक्टर सबसे ज़्यादा बीमार थे, तो हम लोगों को जो उनसे सपोर्ट मिलना था, अनफॉर्चुनेट वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे ही आप अंटार्कटिक सर्किल में जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिक लेके जाते हैं, हमारे जो मैत्री स्टेशन है। अब आप देखिए कि साउथ पोल की खोज 16 दिसंबर 1911 नॉर्वे के एक रोल्ड एमंडसन पहुंचे हैं, उनको जस्ट फॉलो करते हुए ब्रिटिश पहुंचे 17 जनवरी। लेकिन ये दोनों वापस नहीं आ पाए क्योंकि इनकी प्रिपरेशन नहीं थी और एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण उनकी डेथ हो गई। इंडियंस अंटार्कटिक कैसे पहुंचे? इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने एस.जेड कासिम को बुलाया। ये जियोलॉजिस्ट थे कि इंडिया को अंटार्कटिक जाना है, और ये हमारा एक टॉप सीक्रेट मिशन था। 9 जनवरी 1982 को जब हम पहुंचे और इंडियन फ्लैग हमने अंटार्कटिक में लगाया, उस दिन हमने उन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी में डिक्लेयर किया कि इंडियंस अंटार्कटिक पहुंच गए। जब हम अंटार्कटिक पहुंचे तो इस कॉन्टिनेंट की साइंटिफिक वैल्यू है, जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं जिनके कारण इसको वैज्ञानिकों का स्वर्ग कहते हैं। चूंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं जा रहा हूँ। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ओजोन डिप्लेशन वहीं पे पता लगा था कि जो 1980 में या 1970 में इतने डॉप्सन यूनिट हमारी थी, करीब 280 से लेके 320 के बीच में, वहाँ पर 136 आ गई। जैसे ये पता लगा, किसी साइंटिस्ट ने बोला कि अंटार्कटिक में ओजोन होल होना शुरू हो गया। पूरे इंजीनियर्स के कान खड़े हुए और टेक्नोलॉजिस्ट के कि ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन से, उनको कम करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, सर ने काफ़ी चीज़ें उसमें से ले ली, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर अभी तक पेरिस एग्रीमेंट तक की हम बात करें, हमने उन सब्सटेंसेस को ख़त्म करने का प्रयास किया है। और आज भी 2060 तक हम ये मान के चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो टारगेट 2040 में पूरा हो जाएगा कि हमारी ओजोन लेयर रिकवर हो जाएगी। ओजोन 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है, जो आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। ओजोन यदि नहीं होगी तो स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होगी और आप अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब आप पहुँचते हैं तो इस तरह से सेल्फ आइस पे शिप को लगा के आपको साइंटिफिक टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा जाता है, और जब टीम जाती है तो उसको लेने वहाँ सामान, इंडिया का जो हमारा स्टेशन, हमने पहला स्टेशन बनाया था दक्षिण गंगोत्री, सेकंड स्टेशन हमारा था मैत्री, थर्ड स्टेशन हमारा भारती है, और मैत्री सेकंड स्टेशन भी हमारा आ रहा है।
तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है अंटार्कटिक जैसे कॉन्टिनेंट में, दुनिया में करीब 28-30 देश आज तक वहाँ पहुँचे हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ, क्योंकि जो पब्लिकेशन इंडिया से हुआ है और इंडियन साइंटिस्ट अपनी जान पे खेल के वहाँ पे काम कर रहे हैं। स्पेस मिशन के बाद यदि कहीं हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है तो इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट में, क्योंकि पूरी दुनिया के वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। और यहाँ से आइस को कोर निकालने का काम चल रहा है, 2 किलोमीटर नीचे से बर्फ की सिल्ली निकाली जा चुकी है। और उसके साथ क्या होता है, एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, हवा के बुलबुले, जिनको कार्बन डेटिंग से आप पता कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में वेदर और क्लाइमेट के चेंज होने का पैटर्न क्या था, तो हम कुछ हद तक फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाए। ये हमारा स्टेशन मैत्री वहाँ पर बना हुआ है। इस तरह से क्रैक्स आते हैं, स्पेशली डिज़ाइन ड्रेसेस आपको लेना होते हैं, पहनना होते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पेंगुइन्स हैं, सील हैं, क्रिल, एक स्मॉल फिश वहाँ पर मिलती है। फ्रोज़न फूड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी साइंटिस्ट जाते हैं 6 महीने तक वो कभी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से क्रैक्स आते हैं, आप ये देखें तो ये क्रेवासिस ये 5 किलोमीटर तक हो सकते हैं। और आगे हम चलें, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब कोल्ड वेव्स आपकी बॉडी से टच होती हैं तो आपका इंटरनल टेम्परेचर रिड्यूस होता है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आदमी कोमा में चला जाता है, वो हाइपोथर्मिया की स्टेज होती है। इनसिक्योरिटी आइसोलेशन के लिए एनर्जी आपकी डाउन होती है, तो आपको फ्रूट जूस या एविएशन फ्यूल वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीजिंग लिक्विड होता है, ड्राई फ्रूट्स हमें लेना पड़ते हैं। और कई बार ये स्थिति होती है कि हम जिन स्टेशन पे गेट से बाहर जा रहे हैं, मॉर्निंग में आपको छत से बाहर जाना पड़ेगा, आइस को मेल्ट करके पानी हम लोगों ने कई बार पिया है। ये हमारा मैत्री स्टेशन जो आइस से कवर्ड है, ये नया स्टेशन हमारा भारती है। और जो हमारा पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, वो सेल्फ आइस पे बना था, धीरे धीरे नीचे चला गया और उसको फाइनली 99 में हम लोगों ने बाइंड अप किया कि बंद किया। उसके अंदर जाना रिस्की था, क्योंकि कोल्ड रीजन में क्लोरीन डिपॉजिट होती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि कोल्ड रीजन वो तो पॉल्यूशन फ्री है, फिर कैसे कोल्ड रीजन में क्लोरीन कैसे डिपॉजिट हो रही है और ओजोन डिप्लीशन वहाँ क्यों शुरू हुआ? तो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है कोल्ड रीजन में डिपॉजिट होती है। इस तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग विषय के साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं। समय की मर्यादा है, मैडम पीछे खड़ी हुई हैं, तो इंडिकेशन मेरे लिए है। ये मैत्री स्टेशन है, ये हमारी लैब्स हैं। संजय आगे, वहाँ पर पीछे एक इस तरह से ट्रे सीटिंग रख के पानी की सप्लाई वहाँ पर होती है। 2 हेलीकॉप्टर या तो शिप पे होते हैं या मैत्री स्टेशन पे होते हैं। वहाँ के वेदर और क्लाइमेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वहाँ बारिश नहीं होती, 4 इंच स्नोफॉल जो होता है उसके बराबर होता है। कोई हायर ऑर्डर प्लांट्स वहाँ पर नहीं है। ये एक रॉक आपने इसके पीछे वाली स्लाइड पे देखी होगी, इसको लोग वहाँ साइंटिस्ट शिवलिंग बोलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है आदमी भगवान को ढूंढ लेता है कि भगवान ही शायद हम लोगों को वहाँ पर बचाता है। ये 26 जनवरी में इंडिया को मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया था। अदर कंट्रीज से हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया। कई अप्रिय घटनाएं हमारे साथ होते होते बची कि हमारा हेलीकॉप्टर रेंज से बाहर चला गया। शिप से जब आ रहे थे, रात को फायर अलार्म बजा कि आपके शिप में आग लग गई, लेकिन वो पानी था नीचे वाले फ्लोर पे, जिसको क्रू मेंबर्स ने बाहर निकाला। 1 घंटे तक हम लोग हवा में भी रहे, हमारा हेलीकॉप्टर कभी तूफान में फंसा, क्योंकि वो पोलर रीजन है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है, 6 महीने डे पीरियड होने के कारण आयोनाइजेशन ज़्यादा है। कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट सिर्फ अंटार्कटिक में कर सकते हैं आप। तो उस तरह की उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और भौगोलिक स्थिति होने के कारण वैज्ञानिकों के लिए वो अट्रैक्शन का एक केंद्र है। ये हमारे इंडियन स्टेशन के पीछे हम लोग करीब 9 व्हीकल हमारे पास हैं। ऑयल स्पिल के कारण एक बार वार्निंग मिली, साइंटिफिक कमेटी ऑन एंटार्कटिक रिसर्च उसकी मॉनिटरिंग करता है। सील देख सकते हैं आप, पेंगुइन्स देख सकते हैं, स्मॉल फिश, ये सारी हैं। इस तरह से पूरे कॉन्टिनेंट में जब आप मूव करते हैं, और आगे ले लीजिए संजय। तो अभियान के दौरान एक स्लाइड और पढ़ना चाहूँगा, मेरी बुक का है कि उग्रतम महासागर, अटलांटिक की उन्मुक्तता, सीमाहीनता, जो दूर दूर पानी का विस्तृत फैलाव, उफनती लहरें आपको आपकी असीमित शक्तियों का एहसास दिलाती है कि आदमी की शक्तियाँ कितनी है। नेक्स्ट, इसमें मेट्रोलॉजिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर इस बात पे काम कर रहे हैं कि पेंगुइन कैसे सर्वाइव कर रही, क्या यह पॉसिबल है कि उसकी बॉडी का जो केमिकल है वो आर्मी के सियाचिन ग्लेशियर पे काम करने वाले लोगों में इंजेक्ट करें और वो सर्वाइव कर पाएँ। लौटने के बाद एंटार्कटिक के बारे में एक रशियन फिजिसिस्ट का एक स्टेटमेंट था कि एंटार्कटिक में सबसे अच्छा दिन जिस दिन आप वहाँ आए, और अगला सबसे अच्छा दिन जिस दिन आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वापस जा रहे हैं। आने के बाद मैंने करीब मेरी 6-7 किताबें मैंने लिखी हैं, 3-4 किताबें मेरी हिंदी में हैं, उनको अवार्ड भी मिले हैं। और कोविड के पीरियड में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन जब लेक्चर दिए
तो मेरी 2 डॉटर है, उन्होंने मोटिवेट होकर ऑनलाइन सुनते सुनते उन्होंने एंटार्क्टिक पे एक बहुत अच्छी किताब लिखी है लेटेस्ट रिसर्च के साथ। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस व्याख्यान को सुनने के लिए समय कम था, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं बात सिंह साहब ने जो फाउंडेशन रखा था उसके आगे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।